क्या आपको भी लगता है कि किसी सड़क पर टोल टैक्स असल में उस सड़क निर्माण में लगी हुई लागत को वसूलने का तरीका है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। सरकार ने खुद स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का परियोजना लागत की वसूली से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यानी सड़क बन गई, लागत निकल गई, फिर भी टोल जारी रहेगा। कारण राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 और कंसेशन एग्रीमेंट। जब तक कंसेशन अवधि है, निजी कंपनी वसूलेगी। उसके बाद वही वसूली सरकार या प्राधिकरण करेगा और दरें हर साल संशोधित भी होंगी। यानी सड़क एक बार नहीं, कई बार बेची जाती है, पहले टैक्स से, फिर टोल बढ़ोतरी से। जरूरी बात पे आपका स्वागत है। भारत की आम जनता सड़क पर उतरने से पहले ही भुगतान कर चुकी होती है। आम नागरिक रोड टैक्स देता है, वाहन पंजीकरण शुल्क देता है, ग्रीन टैक्स देता है और सबसे बड़ा बोझ पेट्रोल डीजल पर लगाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देता है, जिसका घोषित उद्देश्य ही सड़क निर्माण है। यानी सड़क बनने से पहले ही जेब कट चुकी होती है। लेकिन विडंबना देखिए, जब वही नागरिक उसी सड़क पर चलता है तो हर कुछ किलोमीटर पर बैरियर गिरा दिया जाता है, टोल दीजिए। जब वही नागरिक उसी सड़क पर टोल प्लाजा पर रोका जाता है तो उसे ये पूरा तंत्र उपयोग शुल्क नहीं बल्कि सीधा सीधा डबल टैक्सेशन लगता है। सरकार का तर्क है कि पेट्रोल डीजल से वसूला गया ईंधन सेस राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जाता है और टोल परियोजना विशिष्ट उपयोग शुल्क है। पर आम आदमी के लिए ये तर्क कागजी है। उसे तो हर बार नकद या फास्टैग से कटते पैसे ही दिखते हैं। सड़क उसकी, टैक्स उसका, वाहन उसका, फिर भी भुगतान अनंतकाल तक उसी का। यहीं से टोल टैक्स का असली असंतोष शुरू होता है। वर्षों तक ये धारणा बनाई गई कि सड़क निर्माण की लागत वसूलने तक ही टोल लिया जाता है। लेकिन संसद में सरकार ने खुद स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का परियोजना लागत की वसूली से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस असंतोष को यदि कोई एक चीज ठोस बनाती है तो वह है टोल वसूली के लगातार बढ़ते आंकड़े। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह का दशक भर का डेटा देखें तो तस्वीर केवल वृद्धि की नहीं, विस्फोट की लगती है। 2013-14 में लगभग 7,877 करोड़ से शुरू हुआ संग्रह 2016-17 तक आते आते 14,550 करोड़ पहुंच गया। इसके बाद वृद्धि रुकती नहीं। 2017-18 में 19,547 करोड़, 2018-19 में 24,396 करोड़, 2019-20 में 27,503 करोड़। कोविड जैसे ठहराव वाले वर्ष 2020-21 में भी संग्रह 27,923 करोड़ रहा। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था खुलते ही ये उछलकर 2021-22 में 40,851 करोड़ और 2022-23 में 48,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। 10 साल से भी कम समय में ये लगभग 6 गुना वृद्धि है। ये केवल ट्रैफिक वृद्धि की कहानी नहीं, ये टोल संरचना की स्थायी राजस्व तंत्र में बदल जाने की कहानी है। यही संसद में सरकार का वह आधिकारिक कथन पूरी बहस को और तीखा कर देता है, जिसमें सरकार कहती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का परियोजना विकास लागत की वसूली से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यानी सड़क की लागत निकल जाने के बाद भी टोल समाप्त होना आवश्यक नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 और कंसेशन एग्रीमेंट के तहत कंसेशन अवधि तक निजी कंपनी वसूलेगी और उसके बाद वही वसूली सरकार या प्राधिकरण करेगा, दरें वार्षिक संशोधन के साथ। इसका मतलब साफ है कि सरकार के लिए सड़क एक बार नहीं, कई बार कमाई का स्रोत बन चुकी हैं। यहीं से टोल का प्रभाव सड़क से निकलकर अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है। भारत का माल परिवहन ढांचा मुख्यतः सड़कों पर आधारित है। लंबी दूरी का कोई भी ट्रक, चाहे वह कृषि उत्पाद ले जा रहा हो या औद्योगिक कच्चा माल, अपनी यात्रा का बड़ा हिस्सा टोल में खर्च करता है। ये लागत परिवहन कंपनियां स्वयं नहीं उठाती, वह माल भाड़े में जोड़ी जाती है और अंततः उपभोक्ता कीमतों में समाहित हो जाती हैं।
यानी टोल प्लाजा पर कटे पैसे अंततः उपभोक्ता की रसोई, निर्माण स्थल और बाजार की शेल्फ तक पहुंचते हैं। इसलिए टोल महंगाई का प्रत्यक्ष नहीं पर स्थायी गुणक है। सरकार यह तर्क देती है कि टोल से प्राप्त राजस्व समेकित निधि में जमा होता है और सड़क विकास का रखरखाव में व्यय होता है। नीति स्तर पर यह तर्क संगत प्रतीत होता है, पर यही सार्वजनिक असंतोष और तीखा हो जाता है। यदि राजस्व समेकित निधि में जा रहा है तो वह सामान्य कर राजस्व से अलग कैसे रहा, और यदि अलग नहीं रहा तो फिर उपयोगकर्ता से पृथक टोल वसूली किस आधार पर अनिश्चित काल तक जारी रहे। टोल दरों की वार्षिक वृद्धि महंगाई सूचकांकों से जुड़ी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि महंगाई बढ़ेगी तो टोल बढ़ेगा, और टोल बढ़ेगा तो परिवहन लागत बढ़ेगी, जो पुनः महंगाई को बढ़ाएगी। ये एक आत्मपोषित चक्र है जिसमें उपयोगकर्ता और उपभोक्ता दोनों फंसे हुए हैं। पीपीपी मॉडल ने इस ढांचे को और जटिल बनाया है। निजी निवेश, कंसेशन अवधि और ट्रैफिक अनुमान, इन सब पर टोल निर्भर करता है। पर जब ट्रैफिक अनुमान से अधिक निकलता है और राजस्व कई गुना हो जाता है, तब भी टोल अवधि कम होना अपवाद ही रहता है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि जोखिम सार्वजनिक है पर लाभ निजी, और भुगतान स्थायी रूप से नागरिक का। टोल का मनोवैज्ञानिक आयाम भी महत्वपूर्ण है। कर अदृश्य हो सकते हैं पर टोल दृश्य है। हर बैरियर पर, हर रुकावट पर, हर कटौती में। फास्टैग ने प्रक्रिया को तेज किया है पर अनुभव को कम पीड़ादायक नहीं बनाया। भुगतान अब तेज है पर अनिवार्य उतना ही। ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में स्थिति और जटिल है। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग ही स्थानीय आवागमन का मुख्य मार्ग है, वहां टोल लंबी दूरी के उपयोग शुल्क से अधिक दैनिक गतिशीलता कर बन जाता है। निसंदेह भारत में सड़क अवसंरचना का विस्तार तेज गति से हुआ है। एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर, सीमावर्ती सड़कें, इन सब ने विकास को गति दी है। परंतु विकास का वित्तीय मॉडल यदि नागरिक को स्थायी भुगतान ढांचे में बांध दे तो उपलब्धि के साथ असंतोष भी बढ़ेगा। आज टोल केवल सड़क वित्त पोषण का तंत्र नहीं रहा, ये शासन और नागरिक के बीच आर्थिक विश्वास का प्रश्न बन चुका है। जब वसूली के आंकड़े हर वर्ष रिकॉर्ड बनाते हैं और अवधि अनिश्चित रहती है, तब नागरिक का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, नैतिक भी हो जाता है। सड़क सार्वजनिक है या व्यावसायिक? यदि सार्वजनिक है तो अनंत टोल क्यों? यदि व्यावसायिक है तो बहुस्तरीय कर क्यों? इसी द्वंद्व के बीच भारत का राजमार्ग तंत्र आगे बढ़ रहा है, तेज, आधुनिक पर महंगा। और शायद आज के टोल विमर्श का सबसे सटीक सार यही है। भारत में दूरी घट रही है पर भुगतान की यात्रा लंबी होती जा रही है। जरूरी बात में फिर होगी बात।